फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में विगत वर्षों में पूछे गए उच्च शिक्षा प्रणाली यानी कि हायर एजुकेशन के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 3 को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया था उच्च शिक्षा प्रणाली वाले यूनिट से, और डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने सारे क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया था। उसी प्रकार से आज के इस वीडियो को हम कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, ताकि इसके बीच में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को कराया जाए, अगर दोबारा से आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो उसका आंसर आप आसानी से कर पाएँ। इसके साथ ही साथ किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देने का भी प्रयास करिएगा, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट की तरह भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं क्वेश्चन को रीड आउट करूंगा और राइट आंसर आप सभी को बताऊंगा, और क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं या पॉइंट्स हैं उनको भी कवर कराता हुआ चलूंगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास में लगे अध्यापकों को अपना पंजीकरण कहां पर अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। देखिए, दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनके पुनर्वास में जो लगे अध्यापक होते हैं उनको अपना पंजीकरण कहां पर अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। इन चारों विकल्पों में से अगर आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे RCI में दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास में लगे जो अध्यापक होते हैं वो अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से RCI में कर सकते हैं। अब RCI क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि RCI का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि यहाँ से RCI हमने तो देख लिया कि जहाँ पे दिव्यांगजनों के पुनर्वास में जो लगे अध्यापक होते हैं अनिवार्य रूप से वहाँ पंजीकरण करा सकते हैं। लेकिन अब इस RCI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय पुनर्वास परिषद। इसको याद कर लीजिएगा, अगर हिंदी में पूछेगा और इंग्लिश में पूछेगा तो यहाँ पे टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक है। इंग्लिश में अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। अगर इसकी स्थापना अगर पूछे आपसे तो ये पंजीकृत सोसाइटी के रूप में जो है 1986 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। आप इसे याद कर लीजिएगा, कब 1986 में किसकी स्थापना हुई थी, RCI की। RCI का फुल फॉर्म क्या है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट इसमें होगा, RCI संवैधानिक निकाय के रूप में 22 जून 1993 को अस्तित्व में आया। अगर पूछा जाए कि RCI या रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कब अस्तित्व में आया था, वो भी संवैधानिक रूप से, तो वो आया था आपका 22 जून 1993 को। ये भी आपको याद कर लेना है। अगर आगे इसमें हम बात करें कि इस निकाय पर विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास एवं शिक्षा का दायित्व है, यानी कि ये निकाय आखिर करती क्या है, तो देखिए ये निकाय जो है विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास एवं शिक्षा का कार्य करती है, यानी शिक्षा दीक्षा का इनका पूरी तरीके से दायित्व होता है जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए। आई होप कि ये सारे डिटेल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि RCI क्या होता है, उसका फुल फॉर्म भी मैंने डिटेल में बताया, उसकी स्थापना कब हुई थी, और इससे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको भी कवर करने का प्रयास किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है। आपको इन चारों विकल्पों में से अगर आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शिमला में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है, शिमला में। शिमला कहाँ पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ये भी याद कर लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी देखते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये शिमला में स्थित है। यहाँ पर मैंने यही मेंशन किया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है कहाँ पर स्थित है, ये शिमला में स्थित है। और यह एक अनुसंधान संस्थान है। क्या है, अनुसंधान, यानी कि यहाँ पर रिसर्च होता है ज़्यादातर, ये आपको याद रखना है। अगर दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें कि इसकी स्थापना जो है 1964 में भारत सरकार के द्वारा की गई, लेकिन 1965 से इसमें कार्य प्रारंभ हुआ। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके साथ ही साथ अगर कार्य के बारे में पूछे कि इसमें कार्य कब प्रारंभ हुआ था अनुसंधान का, तो वो 1965 में प्रारंभ हुआ था और स्थापना 1964 में हुई थी। ये आपको याद कर लेना है।
अब देखिए यहाँ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट इसमें है कि इस संस्थान का अध्ययन केंद्र बिंदु जो है वर्तमान समय में मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक और जीवन विज्ञान विषयों पर केंद्रित है। यानी कि अध्ययन या अनुसंधान का केंद्र बिंदु क्या है, अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, अगर हम अनुसंधान कर रहे हैं तो किस पर कर रहे हैं, क्या हमारा केंद्र बिंदु है, क्या हमारा टॉपिक है। तो देखिए इसका जो केंद्र बिंदु है मानविकी, यानी मानविकी से संबंधित जो भी विषय हैं उस पे जो है रिसर्च कार्य होता है। इसमें वर्तमान समय में सामाजिक विज्ञान से संबंधित, प्राकृतिक और जीवन विज्ञान विषयों पे पूरी तरीके से ये अनुसंधान केंद्रित है। और ये कहाँ पर स्थित है, शिमला में स्थित है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। आई होप कि ये डिटेल्स आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि NAAC NAC के संशोधित ग्रेडिंग प्रारूप के अनुसार उच्चतम ग्रेड कौन सा है। देखिए NAAC एक प्रकार की संस्था है, इसके बारे में मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि NAAC के संशोधित ग्रेडिंग प्रारूप के अनुसार उच्चतम ग्रेड कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका A++। क्या A++, ये जो है उच्चतम ग्रेड होता है NAAC के संशोधित ग्रेडिंग प्रारूप के अनुसार। A++ अगर आपको ग्रेड मिलता है तो ये सबसे बेस्ट माना जाएगा। इसके बाद आता है आपका A+, ये आपका जो है वेरी गुड कह लीजिए, वेरी गुड ये हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद ये भी वेरी गुड ही होता है, लेकिन ये इससे नीचे आता है क्योंकि ये A+ है जबकि ये A++ है। इसके बाद से A आता है, ये भी आपका गुड में आता है, ठीक है, ये गुड में आता है। फिर उसके बाद से B जो है आपका आता है एवरेज। देखिए यहाँ पे B++ जो दिया गया है ये औसत मान लीजिए आता है। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है, काफ़ी कुछ इसमें है, तो डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे NAAC से जुड़े मैं उसको अभी बता रहा हूँ आप सभी को, तो आप देखते रहिए। तो सबसे पहले देखिए कि NAAC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि NAAC का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि परीक्षा में कई बार काफ़ी कुछ फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो NAAC का जो फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हिंदी में इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद जो है इसका फुल फॉर्म है हिंदी में। ये दोनों याद रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि किसी भी तरह से अगर हिंदी के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में हो सके तो फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, अगर अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो हो सके अंग्रेजी में जो है आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे अगला जो हमारा पॉइंट बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1994 में की गई थी यूजीसी के द्वारा, ठीक है, ये यूजीसी का ही एक भाग है या अभिन्न अंग आप कह सकते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में, ये आपको याद कर लेना है। अब बात कर लेते हैं कि इसका काम क्या है, यानी कि इस संस्था का काम क्या है। तो देखिए इसका काम है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में उच्च शिक्षा के गुणवत्ता व मूलभूत सुविधाओं की जांच करना। इसके बाद NAAC जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को मान्यता प्रदान करती है। अब कहेंगे कि यूजीसी मान्यता प्रदान करती है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये यूजीसी का ही एक अंग है और इसकी स्थापना 1994 में यूजीसी के द्वारा ही की गई थी। ये भी आपको याद कर लेना है। सारा कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ साइड से लेकर कंटेंट आ रहा हूं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हीं पॉइंट को जो है मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और डिटेल भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में दूरस्थ शिक्षा की नियामक संस्था कौन सी है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है यूजीसी। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत में दूरस्थ शिक्षा की नियामक संस्था है। अब कहेंगे आपकी इग्नू भी है। तो देखिए इसके बारे में अभी डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए नवंबर 1989 में जो है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई थी और उसके बाद वर्ष 1991 में इग्नू की स्थापना जो है की गई थी। इग्नू द्वारा जो है दूरस्थ शिक्षा परिषद DIC की स्थापना की गई थी और उसके बाद से जो है आपका जून 2013 में जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना की गई।
तो ये दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में काफ़ी कुछ मैंने डिटेल आपको बताया ताकि आपको कंफर्मेशन मिल सके कि दूरस्थ शिक्षा में शुरुआत कब से हुई। तो नवंबर 1989 में जो है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई थी। उसके बाद वर्ष 1991 में जो है इग्नू द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद यानी कि DIC की स्थापना की गई। फिर उसके बाद से जून 2013 में जो है दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना की गई थी यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। तो ये भी आपको याद कर लेना है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब UGC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, उसको भी अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो यह है एक केंद्र सरकार का आयोग है, यानी कि जो UGC है या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वो क्या है, केंद्र सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। और इसके साथ ही साथ UGC सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। अनुदान का मतलब क्या, आर्थिक सहायता। अगर विश्वविद्यालय को चलाने में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो ये जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या UGC क्या करती है, उनको मदद करती है, उनको अनुदान देती है। इसके बाद अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर स्थापना पूछे तो कब की गई थी, 1956 में। किसकी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर है, नई दिल्ली में। आई होप कि ये सारा कुछ डिटेल आपको UGC के बारे में समझ में आ गया होगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अभी हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में जाना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर SS भटनागर जो हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये आपको याद कर लेना है। तो अब हम प्रोफेसर SS भटनागर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसको भी जान लेते हैं। आई होप कि सारा कुछ डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं डीम्ड विश्वविद्यालय के बारे में, और डीम्ड विश्वविद्यालय के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बता रखा है। तो आई होप कि आप इसका आंसर सही कर पाएँ। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट पहला आपका गलत है डीम्ड विश्वविद्यालय के संदर्भ में। देखिए यहाँ पर पहला बताइए कि वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या बना सकते हैं। तो जो डीम्ड विश्वविद्यालय होते हैं वो अपना स्वयं का पाठ्यक्रम, सिलेबस जो कहते हैं कोर्स का, उसे बना सकती है। और इसके साथ साथ वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं। यानी कि जो डीम्ड विश्वविद्यालय होते हैं अगर किसी कोर्स का शुल्क में वृद्धि या कमी करना है तो वो स्वतंत्र है इसके लिए, वो उसके लिए मतलब ये इसके लिए जो है दिशा निर्देश खुद से दे सकती है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आदेश करेगी या कोई आयोग करेगा। तो डीम्ड विश्वविद्यालय इसके लिए स्वतंत्र है शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बनाने के लिए। और अगला जो पॉइंट है कि वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। तो ये किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ी उपाधि जो है प्रदान कर सकते हैं विद्यार्थियों को, ये पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। तो ये डीम्ड विश्वविद्यालय के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट थे जो सही थे, और काफ़ी कुछ इसमें मैं अभी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे डीम्ड विश्वविद्यालय के संदर्भ में कुछ यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं। यानी कि जो मानद विश्वविद्यालय हैं उन्हीं को डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा मानित विश्वविद्यालय की मान्यता दी जाती है। तो किसकी जो है सलाह पे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पे जो है भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो है इस विश्वविद्यालय को मान्यता दी जाती है। अगले पॉइंट में देखिए यहाँ पे डीम्ड विश्वविद्यालय को केवल अपने पाठ्यक्रम को निर्धारित करने की पूर्ण आज़ादी नहीं बल्कि प्रवेश नीति, विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क तथा छात्रों के लिए निर्देश भी बनाने के लिए स्वतंत्रता होती है। यानी कि ये जो डीम्ड विश्वविद्यालय होते हैं ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। ये खुद का सिलेबस बना सकते हैं, खुद का पाठ्यक्रम बना सकते हैं, शुल्क के संदर्भ में जो है खुद से डिसीजन ले सकते हैं और छात्रों को कोई भी निर्देश दे सकते हैं। इसके लिए ये यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से स्वतंत्र है, कोई भी इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो आई होप कि ये डिटेल आपको समझ में आ गया होगा डीम्ड यूनिवर्सिटी के संदर्भ में। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण हैं। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से इसके अवगुण हैं जब से उच्च शिक्षा का वैश्वीकरण होने लगा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दूसरा, तीसरा और चौथा ये कैसे अवगुण है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए दूसरे यहाँ पर स्टेटमेंट में बताया गया कि शिक्षा में अभी जाति को बढ़ावा, यानी कि देखिए बड़े लोगों जाति मतलब जाति से उन्मुक्त तो हम शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन यहाँ अभिजात्य यानी कि देखते हैं कि अभी भी पिछड़े लोग जो हैं काफ़ी पिछड़े हैं, SC ST वर्ग में देखिए काफ़ी शिक्षित नहीं है। तो जातिगत लोग जो ऊपर है कैटेगरी में उनको बहुत बढ़िया उच्च शिक्षा में जो है काफ़ी जगह और पद मिले हुए हैं। तो यहाँ पर यह भी बढ़ावा वैश्वीकरण से मिलता है। और तीसरे पॉइंट में बताया कि शिक्षा का वस्तुकरण। देखिए शिक्षा क्या है, शिक्षा एक प्रकार का आप ज्ञान कह लीजिए, कौशल कह लीजिए, जो भी हम सीखते हैं और उसे आने वाली पीढ़ी तक जो है पहुंचाते हैं, वो भी बिना किसी मूल्य के। तो ये जो सीखा गया है दूसरों को देना ताकि वो अगली जनरेशन में जा सके। लेकिन आज के समय में शिक्षा का वैश्वीकरण हो चुका है, इसके साथ साथ ये पूरी तरीके से एक व्यवसाय हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा फीसें लेके जो है एजुकेशन दी जाती है बच्चों को। तो शिक्षा कोई वस्तु नहीं है, यह एक मूल्य है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर की जाती है। और देखिए चौथा पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। तो यहाँ पे मैंने बताया अभी कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है और निरंतर शिक्षा के लिए जो है बच्चों को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अगर उन्हें सरकारी कॉलेज में या सरकारी स्कूलों में दाखिला न मिले तो वो प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाने में असक्षम है, क्योंकि वहाँ की फीसें काफ़ी ज़्यादा हैं जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके गार्जियन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर निरंतर जो है शिक्षा की लागत बढ़ाई जा रही है और ये काफ़ी चिंताजनक समस्या है, इस पर गौर करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे उच्च शिक्षा में वैश्वीकरण के संदर्भ में। तो काफी कुछ डिटेल में अभी आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन से जुड़े। देखिए जो कुछ मैंने अभी बताया उसी चीज़ों को मैंने यहाँ पे पॉइंट वार लिख के रखा है ताकि आपको इस तरीके से समझ में आ जाए। और इसकी मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि उच्च शिक्षा में वैश्वीकरण का सबसे बुरा प्रभाव शिक्षा के तेजी से व्यवसायीकरण और बाजार उन्मुख पाठ्यक्रमों पर अधिक जोर देने पर देखा जा सकता है। तो उच्च शिक्षा में वैश्वीकरण के सबसे बुरे प्रभाव के रूप में हम इसे व्यवसायीकरण के रूप में देख सकते हैं, बाजार उन्मुख, यानी कि एक तरीके से इंडस्ट्री बन गई, एजुकेशन इंडस्ट्री आप देख रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कोचिंग्स हैं जो 5,000, 6,000 रुपए में SSC ये मतलब तमाम जो है भर्तियों की तैयारी कराती है। इसके साथ साथ जो है प्राइवेट कोर्स भी आप कर सकते हैं, तो काफ़ी फीसें चार्ज की जाती हैं। तो शिक्षा जो है पूरी तरीके से व्यवसायीकरण हो चुका है शिक्षा का। यहाँ पे ये व्यवसाय की तरह देखा जाता है, एक वस्तु की तरह देखा जाता है। ऐसा नहीं कि शिक्षा एक मूल्य है जो हमने सीखा हम आने वाली जनरेशन को उसे ट्रांसफर करें। तो यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। फिर दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि यह शिक्षा की लागत में वृद्धि करता है। और इसके साथ साथ तीसरे पॉइंट में मैंने बताया कि सामाजिक विज्ञान और मानविकी का अवमूल्यन करके समाज पर पहले से हानिकारक जो है प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान और मानविकियों का अवमूल्यन यानी कि इसको वैल्यू नहीं देना। देखिए आज के समय में सामाजिक विज्ञान और मानविकी से संबंधित जो भी विषय हैं उसको मूल्य लोग नहीं देते हैं, बस उनको साइंस, मैथ और जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित कोर्स होते हैं अगर उनको कोई कर लेता है तो उनको लोग और समाज के लोग वैल्यू देते हैं। लेकिन अगर सामाजिक विज्ञान विषय अगर आपके बीच से हट गया तो लोगों के अंदर जो मूल्य है, जो सामाजिकता है वो खत्म हो जाएंगी। लोग हर एक चीज को वस्तु समझ के उसका मूल्य लगाएंगे और यहां से पूरी तरह से ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगा। तो सामाजिक विषय एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग है, आप इस तरीके से समझ लीजिए कि वो लोगों के अंदर मूल्यों को जागृत रखता है। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे से अवमूल्यन किया जा रहा है इसका, सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषयों का। और इसका जो है बहुत बुरा प्रभाव आप देख सकते हैं। आज के समय में बहुत लोग अपने बड़ों का आदर नहीं करते, अनादर करते हैं। इसके साथ साथ समाज में बहुत अराजकता है, फिर उसके साथ साथ जो है करप्शन है। ये किस कारण से? सामाजिक मूल्यों को न समझने के कारण से। फिर अगले पॉइंट में देखिए यहाँ पे, जबकि शिक्षा को छात्रों को अपने जीवन में अर्जित करने में सक्षम होने के लिए तैयार करना चाहिए। यानी कि शिक्षा आज के समय में इतनी महंगी हो चुकी है कि आप अपने बच्चों को पहले से ही तैयार करें ताकि वो खुद से भी आगे की पढ़ाई को कर सके। यहाँ पर यही बताया कि जबकि शिक्षा को छात्रों को अपने जीवन में अर्जित करने में जो है सक्षम होने के लिए तैयार करना चाहिए। यहाँ पे मैं गलती से लिख लिया है मैंने, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जबकि शिक्षा को छात्रों को अपने जीवन में अर्जित करने में जो है सक्षम होने के लिए तैयार करना चाहिए उन्हें पहले से ही।
तो यहाँ पर आई होप कि जितने भी डिटेल मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बताएं, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण हैं। तो अवगुण के बारे में मैंने बताया था कि शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ा देना, यानी कि देखिए बिना किसी भेदभाव की शिक्षा देना चाहिए। जाति किसी विशेष जाति वर्ग को ऐसा नहीं कि उसे शिक्षा देनी चाहिए और किसी निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो शिक्षा समान रूप से सभी को मिलना चाहिए। इसके साथ साथ में एक अवगुण मैंने बताया कि शिक्षा का वस्तुकरण, यानी शिक्षा कोई वस्तु नहीं है, कोई सामान नहीं है कि आप उसका मूल्य लगाएं। यह एक कौशल है जो हमने सीखा और आने वाली जनरेशन को हम सिखाते हैं। इसके साथ साथ चौथा मैंने अवगुण बताया था इसमें कि शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी, यानी कि जो एजुकेशन है उसका व्यवसायीकरण हो रहा है और उसके मूल्य में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे एक गरीब तबके के लोग आने वाले समय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं और काफी उनके बीच में अंतर देखा जा सकता है। तो ये डिटेल आपको आई होप कि समझ में आ गए होंगे और क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी क्वेश्चन में डाउट लगे, कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट जनवरी 2017 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन में यही पूछा गया कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य इन सभी विकल्पों में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरीके से पूरा किया जा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना के द्वारा ही जो है मूल्य शिक्षा के उद्देश्य को संकेंद्रित कर अच्छी तरीके से पूरा किया जा सकता है। किस पर? मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना को। देखिए आज के समय में मानवीय मूल्य जैसे लोगों के समाप्त हो चुके हैं। लोग सेल्फ के बारे में सोचते हैं, सामने कोई गिरा, चोट लगा, क्या मुझसे लेना देना, मुझे चोट नहीं लगा, इस तरह की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो चुकी है। ऐसा नहीं कि सभी लोग उस तरीके के हैं, लेकिन समाज में आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम लोग उस तरीके के आपको मिल जाएंगे। किसी भी प्रति मतलब किसी भी व्यक्ति के प्रति उनकी संवेदना जो है बहुत ज्यादा नहीं होती। वहीं उनके अपने घर में कुछ होता है तो उनके प्रति संवेदना होती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ भी हो जाता है तो उनकी संवेदना कम हो जाती है। तो यहां पर यही बताया गया कि मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना को लाकर मानवीय शिक्षा का उद्देश्य जो है संकेंद्रित कर अच्छी तरीके से पूरा किया जा सकता है। किसको? मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना लाकर। आई होप कि ये समझ में आ गया। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि मूल्य शिक्षा का अर्थ क्या होता है या मूल्य शिक्षा होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे मूल्य शिक्षा का अर्थ है दैनिक जीवन में कौशल व्यक्तित्व के सभी दौर को समझना। मूल्य शिक्षा का मतलब क्या होता है? जो आपकी डेली रूटीन है, जो आपका दैनिक जीवन है, जिसमें आप बहुत कुछ करते हैं, उसमें कौशल व्यक्तित्व यानी कुछ कौशल को आप सीख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे बताया गया कि इसके माध्यम से छात्र जिम्मेदारी, अच्छा या बुरे दिशा में जीवन का महत्व, लोकतांत्रिक तरीके से जीवन यापन और संस्कृति की समझ, महत्वपूर्ण सोच आदि को समझ सकते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि आज के समय में ये पॉइंट खत्म हो रहा है लोगों के अंदर से, क्योंकि मैंने अभी बताया मैथ, साइंस और फिर टेक्निकल जो कोर्स है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और उसके अंतर्गत मूल्य शिक्षा होती है उनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता, जिससे उन लोगों के अंदर सामाजिकता, ह्यूमैनिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। उनका दोष नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की ये प्रॉब्लम है कि उनको हम किस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके माध्यम से छात्र जिम्मेदारी, अच्छे या बुरे दिशा में जीवन का महत्व और लोकतांत्रिक यानी संवैधानिक तरीके से जो नियम कानून बनाए गए हैं लोकतंत्र में, उसको पालन करके अपने जीवन का यापन करें, तो वो मूल्य शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ उनकी जो संस्कृति है उनको भी महत्व दे, इसको भी जो है हम मूल्य शिक्षा के अंतर्गत शामिल करते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अधिक नैतिक और लोकतांत्रिक समाज बनाना है। मूल्य शिक्षा का मतलब क्या होता है? अधिक नैतिक यानी नैतिकता हो उनके अंदर, सामाजिकता हो, ऐसा नहीं कि सेल्फ के बारे में ही सोचे। और लोकतांत्रिक समाज का मतलब कि जो लोकतंत्र में नियम कानून बनाए जाते हैं उनको पालन करके ही अपने जीवन का यापन करना है। यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट में मैंने अभी बताया। आई होप कि ये सारे डिटेल आपको समझ में आ गए होंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि मूल्य शिक्षा के उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। तो ये जो है मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना लाकर जो है हम इसको पूरा कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ये आपको भी समझ में आ गया। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9।
देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षा के संस्थाओं में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद नैक, देखिए नैक के बारे में अभी मैंने एक पिछले क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझाने का प्रयास किया, तो यहाँ पर ये नाम फिर से आ गया। तो नैक द्वारा निम्नलिखित में से किस सकेंद्रक मूल्य को बढ़ावा दिया गया है, उसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और नीचे 4 विकल्प। अगर आपको आंसर पता है तो आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए लगे कि वीडियो फास्ट है, जैसे कि मैं तुरंत क्वेश्चन पढ़ता हूं, उसके बाद से आंसर बताता हूं, फिर क्वेश्चन से जुड़े जो भी डिटेल्स है उसको भी डिस्क्राइब करने का प्रयास करता हूं। तो इस तरीके से लगता है कि वीडियो फास्ट चल रहा है, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं, तो जो वीडियो को है आप पॉज कर सकते हैं, फिर इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़िए, सारे ऑप्शन को पढ़िए और इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का जवाब भी दे सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो पहला देखिए यहाँ पर दिया गया है, पहला यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है, पहला स्टेटमेंट राष्ट्रीय विकास में अवदान, फिर दूसरा है विद्यार्थियों में वैश्विक परिविड़ताओं का संपोषण, और तीसरा यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थियों और अध्यापकों में मूल्य व्यवस्था विकसित करना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि उच्च शिक्षा की संस्थाओं में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद नैक के द्वारा जो है इन सभी कथनों में से किस कथन को जो है सकेंद्रक मूल्य को बढ़ावा दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया राष्ट्रीय विकास के अवदान के मूल्य को बढ़ावा दिया गया, इसके साथ दूसरा विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवृत्ताओं को संपोषण के लिए बढ़ावा दिया गया, और तीसरा है विद्यार्थियों और अध्यापकों में मूल्य व्यवस्था विकसित करने को जो है यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, नैक के बारे में और भी कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए ऊपर मैंने क्वेश्चन में आपको इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी बता रखा है, फिर से मैं बता देता हूं कि इसका जो फुल फॉर्म है नैक का आपका ये है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद, और हिंदी में ये है, और इंग्लिश में मैंने बताया था कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है इसका फुल फॉर्म है। इसके काम के बारे में मैंने डिटेल में बताया था। देखिए अगले पॉइंट में मैं बता रहा हूं कि यह एक संस्थान है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया था, जो भारत के उच्च शिक्षा एवं अन्य शिक्षण संस्थानों का आकलन तथा मान्यता देने का कार्य करती है। ये आपको याद कर लेना है। और इसकी स्थापना जो है 1994 में हुई थी, इसके बारे में भी मैंने उस क्वेश्चन में बताया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। आई होप कि ये क्वेश्चन के डिटेल्स आपको समझ में आ रहे होंगे, नहीं समझ में आएंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका इन चारों विकल्पों में से कौन सा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति। मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति। तो यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट डिटेल को भी आइए जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि मूल्य शिक्षा की अवधारणा अपेक्षाकृत आधुनिक एवं व्यापक है। इसका तात्पर्य उच्च शिक्षा से है जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य समाहित होते हैं। मूल्य शिक्षा की अवधारणा से क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर मैंने यही बताया कि मूल्य शिक्षा की अवधारणा अपेक्षाकृत आधुनिक एवं व्यापक है। ऐसा नहीं कि छोटे स्तर पे, ये व्यापक है, ठीक है। फिर इसका तात्पर्य उच्च शिक्षा से है जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य समाहित होते हैं। ये सभी मूल्य शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। और मूल्य शिक्षा के बारे में अभी मैंने बहुत कुछ डिटेल में आपको बताया। अगले पॉइंट में मैं बता रहा हूं कि इसमें विभिन्न विषयों को मूल्यपरक बनाकर उसके माध्यम से विभिन्न मूल्यों को छात्रों के व्यक्तित्व में समाहित करने पर बल दिया जाता है जिससे उनका संतुलित और सर्वोन्मुखी विकास हो सके। यानी संतुलित विकास के बारे में बात हो रही है। ऐसा नहीं कि उनको एक प्रोडक्ट की तरफ बहुत ही अच्छा बना दिया जाए जिनका मार्केट में बहुत अच्छा खासा वैल्यू मिले। उनके अंदर मूल्य डालना है, उनके अंदर ह्यूमैनिटी डालना है, उनके अंदर सामाजिकता डालना है, उनके अंदर आचरण डालना है, उनके अंदर संस्कृति के बारे में विचार डालना है। तो ये सभी अगर उनके अंदर आ जाएगा तो उनका सर्वमुखी विकास होगा, संतुलित विकास होगा। ऐसा नहीं कि वो एक प्रोडक्ट है और अच्छे से साइन करेंगे तो उनकी अच्छी वैल्यू लग जाएगी। उनकी अच्छी वैल्यू तभी लगेगी उनके अंदर सामाजिकता हो, उनके अंदर संस्कृति की जो है एक समझ हो और उनके अंदर ह्यूमैनिटी हो। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने अभी बताया कि ये मूल्य शिक्षा के अंतर्गत आते हैं और इसमें सर्वांगीण विकास के बारे में बात होती है, सर्वमुखी विकास के बारे में बात होती है।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया और इसके डिटेल भी आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि NMIICT का अर्थ क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं NMEICT। अभी मैंने कई क्वेश्चन में आपको बताया जहाँ पर मैंने फुल फॉर्म के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में चर्चा की और काफ़ी कुछ मैंने बताया कि फुल फॉर्म से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर 2015 में UGC नेट के एग्जाम में। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। NMEICT का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। अब इसके बारे में कुछ डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। अगर इसके संपूर्ण फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो देखिए इसको बोला जाता है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका पूरा फुल फॉर्म होगा। इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और देखिए इसके बारे में आगे अगर हम बात करें तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता, व्यक्तिगत शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की क्षमता का लाभ उठाना जो है इसका पूरी तरीके से उद्देश्य है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर मैंने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की यह एक प्रमुख पहल है जिसके अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य है पूरी तरीके से उच्च गुणवत्ता, व्यक्तिगत शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की क्षमता का लाभ उठाना। यानी कि जो आज के समय में जो भी टेक्नोलॉजी है उसका आप किस तरीके से अपनी शिक्षा के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज सब कुछ ईजी टू एक्सेस है, आप नॉलेज को अच्छे तरीके से ईजी टू एक्सेस कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं, किसी भी कोर्स को आसानी के साथ आप कर सकते हैं घर बैठे। ये सब संभव है इस जो है गैजेट से, ये जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी है इसके द्वारा ये सारा कुछ संभव है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन का डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य हैं। यहाँ पर आपको बताना है। रूसा का फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंदी में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यहाँ पे बताया गया है। तो इसका निम्नलिखित उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके उद्देश्य के बारे में और आपको बताना है कि रूसा का उद्देश्य इन सभी विकल्पों में से क्या है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का जो मुख्य उद्देश्य है सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, इसके साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण संकायों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना। और तीसरा है वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नई संस्थाएं सृजित करना। ये रूसा का उद्देश्य है, आपको याद कर लेना है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको भी अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देखिए इसमें मैंने बताया है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा भारत सरकार की एक प्रायोजित योजना है। देखिए ये कोई कुछ संस्था नहीं है, ये एक प्रकार की प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों के पात्र उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। वित्त पोषित का मतलब आर्थिक मदद करने के लिए जो है इस योजना की शुरुआत की गई, इसका यहाँ प्रारंभ हुआ, ये याद कर लेना है आपको। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे वर्ष 2016 और 17 से केंद्र सरकार रूसा पर हर साल औसतन 1,500 करोड़ रुपए खर्च करती है। स्थापना के बारे में अभी नहीं बताया। देखिए इसका प्रारंभ जो है, स्थापना नहीं, इसका प्रारंभ जो है वर्ष 2013 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 2013 में इसका प्रारंभ हुआ था इस योजना का, रूसा योजना का। इसे याद कर लेना है। उद्देश्य के बारे में मैंने बताया। यहाँ पे एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ। रूसा का लक्ष्य है निर्धारित मानदंडों और मानकों को सुनिश्चित करके उच्च शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार करना। रूसा कोई संस्था नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये भारत सरकार की एक प्रायोजित योजना है। इसको आपको याद कर लेना है। और इस योजना की शुरुआत 2013 में हुई थी और यहाँ पर यही बताया गया है कि रूसा का लक्ष्य निर्धारित मानदंडों और मानकों को सुनिश्चित कर उच्च शिक्षण में जो हायर एजुकेशन है उनमें जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में जो है गुणवत्ता में
सुधार करना जो है इसका उद्देश्य है। ये आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या, इसका लक्ष्य है। आई होप कि क्वेश्चन से जुड़े ये डिटेल आपको समझ में आ गए। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात को संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है। आपको बताना है। यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात को संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है। कुछ पक्षपात हैं यहाँ पे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश देने के संदर्भ में। तो आपको बताना है कि कौन से पक्षपात को जो है संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है, बैन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पे अगर आप किसी भी विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वर्जित करते हैं तो ये पूरी तरीके से निषेध है और इस पे कानूनी कार्रवाई करने का भी जो है पूरी तरीके से प्रावधान है। ये भी आपको याद कर लेना है। तो इससे संबंधित मैं आपको आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इस क्वेश्चन से जुड़े उसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने क्वेश्चन में डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन कर रखा है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के दूसरे भाग में लिखा गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये पूरी तरीके से संविधान के अनुच्छेद जो है 29 के दूसरे भाग में पूरी तरीके से मेंशन है कि किसी भी विद्यार्थी या किसी भी नागरिक या किसी भी व्यक्ति को आप धर्म और मूल वंश और जाति या भाषा के आधार पे प्रवेश से वर्जित नहीं कर सकते हैं, उसे पढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। और किसके अंतर्गत, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि की सहायता से पाने वाली किसी भी शिक्षा संस्थान, यानी किसको ये निर्देश दिया गया है, किस पे ये लागू होता है, राज्य द्वारा पोषित जो भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। शिक्षण संस्थान है उसके बारे में बात हो रही है कि यहाँ पर अगर धर्म या मूल वंश या जाति या भाषा के आधार पे प्रवेश देने से या प्रवेश नहीं दिया जाता है किसी भी बच्चे को, तो ये अनुच्छेद 29 के दूसरे भाग का पूरी तरीके से उल्लंघन है। ये भी आपको याद कर लेना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया। अभी देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में जो है काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया, लेकिन अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इन सभी विकल्पों में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया। यहाँ पे उद्देश्य मेंशन है, इसके बाद यहाँ पे एक से अधिक उद्देश्य भी सही हो सकते हैं। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1, 2, 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला, देखिए पहला जो उद्देश्य है अनुसंधान के उन्नयन और उच्च शिक्षा के विकास के लिए जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो है गठन हुआ। इसके बाद दूसरा जो है उद्देश्य हमारा संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान एवं उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। और तीसरा है शिक्षकों का क्षमता निर्माण करने के लिए भी जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। तो ये 3 उद्देश्य आपको याद कर लेने हैं। और भी कई उद्देश्य हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे और जिसके अनुसार हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया है। और इसके साथ ही साथ इस क्वेश्चन से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी आइए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का संबंध में, यहाँ पे मानकों के संबंध में निर्धारण करने तथा रखरखाव करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक संवैधानिक निकाय के रूप में जो है स्थापित किया गया था। ये आपको याद कर लेना है। तो आई होप ये डिटेल्स आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है। आपको अगर आंसर पता है तो सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी जो है नई दिल्ली में अवस्थित है।
ये आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी इन चारों विकल्पों में से किस शहर में स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। आइए अब इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया है कि दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के 8 सदस्यीय राज्यों द्वारा प्रायोजित एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। ये आपको याद कर लेना है कि दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय जो है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग जो संगठन है, जिसको सार्क यहाँ पे इसका नाम है, और इसके 8 सदस्य जो है 8 सदस्यों के द्वारा जो है पूरी तरीके से प्रायोजित एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। इसको आपको याद कर लेना है। इसमें देखिए 8 देशों में कौन कौन से देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत और मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका जो है सार्क के अंतर्गत शामिल है। सार्क जो संगठन है ये इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आते हैं। और इन्हीं के द्वारा ये प्रायोजित यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आप इसे कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। और इसमें अगले पॉइंट में मैंने बताया कि दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय में पहला अकादमिक सत्र जो है अगस्त 2010 में स्नातकोत्तर शैक्षणिक कार्यक्रमों के साथ साथ अर्थशास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान में शुरू हुआ था। तो पहला जो है सत्र, अकादमिक जो सत्र होता है, कब स्टार्ट हुआ था, 2010 में। और किस विषयों के संदर्भ में, अर्थशास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान में जो है शुरू हुआ था ये अकादमिक सत्र। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि सार्क के बारे में समझ में आ गया। सार्क के जो 8 देश शामिल है सार्क के अंतर्गत इस संगठन में, उस देशों के बारे में मैंने बताया, और इस विश्वविद्यालय की स्थापना किस प्रकार से की गई है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। आई होप कि ये डिटेल्स आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान 2015 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूजीसी नेट जून 2015। तो यहाँ पर दिया गया है वर्तमान समय के हिसाब से क्वेश्चन आप जरूर रीड करते रहिए, करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्तमान 2015 में भारत की उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात लगभग क्या था। 2015 के संदर्भ में ये पूछा जा रहा है। वर्तमान का आप जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट वहाँ पर पूछ लिया जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 23% से ये ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्तमान या 2015 में भारत की उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन का अनुपात लगभग क्या है। यानी यहाँ पर जो शिक्षण संस्थान है वहाँ एडमिशन की बात हो रही है, जो नामांकन बच्चे करते हैं उनका रेशियो कितना है कुल पॉपुलेशन के हिसाब से। तो आइए अब इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें मैंने बताया है कि भारत में उच्च शिक्षा नामांकन की गणना सकल नामांकन अनुपात के संदर्भ में की जाती है, जो भारत में 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग में जनसंख्या का अनुपात उच्च शिक्षा में नामांकित लोगों की संख्या होती है। अब आप बोलेंगे कि ये नामांकन की गणना सकल नामांकन अनुपात क्या होता है, तो सकल नामांकन अनुपात यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग में जनसंख्या का अनुपात उच्च शिक्षा में नामांकित लोगों की संख्या होती है। यानी जनसंख्या का जो अनुपात होता है उस अनुपात में से कितने लोग जो है उच्च शिक्षा में नामांकित है, यानी दाखिला लिया है, नामांकन किया है अपना, तो ये जो है सकल नामांकन अनुपात जो है इंडिकेट करता है। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि भारत में 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग में कुल आबादी में 27.4% लोग जो है कॉलेज और विश्वविद्यालय के जो है अंदर पढ़ते हैं या उनका नामांकन है, इसको आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ 2015 और 16 में देश का सकल नामांकन अनुपात 24.5% से बढ़ के 2016-17 में 25.2% जो है हो गया था। ये भी आपको याद कर लेना है। लेकिन देखिए 2015-16 में कितना था, 24.5% ये था, लेकिन क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया था 23 दिया गया था, तो ये इसके करीब था, इसलिए हमने इसको सही आंसर मान लिया। लेकिन अगर डायरेक्ट ये देता है 24.5%, तो आप इसको सही ट्रिक लगाएंगे। लेकिन वर्तमान में ये अनुपात आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला पॉइंट था हमारा कि भारत सरकार ने वर्ष 2024 तक सकल नामांकन अनुपात को 40% जो है तक बढ़ाने
का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी 2024 तक, यानी कि 2021 अभी चल रहा है, तो आने वाले 3 सालों में इस सकल नामांकन अनुपात को 40% बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। आई होप कि ये क्वेश्चन से जुड़े डिटेल्स आपको समझ में आ गए। सकल नामांकन अनुपात क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखिए अलग अलग देशों में नागरिकता प्राप्त करने के लिए अलग अलग संवैधानिक जो है रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, अलग अलग कानून हैं। उसी प्रकार से भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए इन सभी विकल्पों में से किसका होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला तो जन्म से, अगर आपने भारत में जन्म लिया है, अगर आपके माता पिता यहीं से और आपने जन्म लिया है तो आपको स्वतः नागरिकता भारत की मिल जाती है। अवजन का मतलब क्या होता है, डिसेंट के बारे में आप समझ लिए। डिसेंट का मतलब होता है एक व्यक्ति दूसरे देश का है और एक व्यक्ति जो है भारत में है, तो अगर इन दोनों ने शादी कर लिया, अगर कोई बच्चा होता है तो उसे भी भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है अवजन के अंतर्गत। देशीयकरण, अगर आपने 12 साल से अधिक, आप अगर फॉरेनर हैं, बाहरी देश के व्यक्ति हैं, अगर आपने 12 साल तक जो है भारत में निवास किया है, अगर रहा है, तो भी आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन सभी विकल्पों में से, यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, अवजन का मतलब आप समझ में आ गया कि एक व्यक्ति भारत से है और एक व्यक्ति दूसरे जगह से है, यानी कि एक महिला जो है कि फॉरेनर है और भारत का कोई व्यक्ति है, उससे शादी कर लेता है, तो अगर उसका बच्चा होगा तो उसे भी नागरिकता इसके अंतर्गत मिल जाएगी। देशीकरण के बारे में मैंने आपको बताया कि 12 साल से अधिक समय तक जो है व्यक्ति अगर भारत में रहता है, कोई फॉरेनर है या दूसरे देश का, तो वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन से जुड़े काफ़ी कुछ डिटेल्स भी हैं, उसको आइए समझ लेते हैं। देखिए जो कुछ मैंने बताया उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर मैंने बिंदुवार तरीके से लिखकर आपको समझाने का प्रयास किया। जैसे मैंने बताया था कि जो व्यक्ति अगर भारत में जन्म लिया हो वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, यानी जन्म से, अगर आपके माता पिता यहीं के, अगर आपने यहाँ जन्म लिया तो स्वतः आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इसके साथ साथ दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि वह व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है अगर उनके माता पिता में से एक भारतीय हो। अभी मैंने अवजन वाला, डिसेंट वाला मैंने बताया था ऑप्शन कि एक व्यक्ति भारत से, या महिला यहाँ की हो या पुरुष यहाँ की हो, अगर फॉरेन व्यक्ति से शादी हो जाती है, अगर उनका बच्चा होता है तो वो भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। फिर तीसरे पॉइंट में मैंने बताया कि जो व्यक्ति 12 सालों से देश के अंदर रह रहा है वह भी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और लास्ट में मैंने बताया कि अगर कोई क्षेत्र भारत के अंदर मिल जाता है तो वहाँ के लोगों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। यानी कि कोई भी ऐसा भारत के पड़ोसी देश हैं या पड़ोसी जो भी क्षेत्र हैं, अगर वो भारत में स्वतः मिल जाते हैं तो उनको वैसे ही स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वो भारत के अधीन आ गए और वहाँ के लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो ये कुछ तरीके हैं भारत के नागरिकता को प्राप्त करने के लिए, और काफ़ी कुछ डिटेल है नागरिकता प्राप्त करने के संदर्भ में, क्या क्या कवायदे हैं, क्या क्या कानून है, उसको आप डिटेल में समझ सकते हैं। उसके ऊपर किसी दिन मैं वीडियो बनाकर आपको काफ़ी कुछ डिटेल में मैं बता दूंगा। लेकिन आज की वीडियो में हम बस इतना समझते हैं कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार से जो है हमें प्राप्त हो सकती है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया था। आई होप कि आपको क्वेश्चन से जुड़े डिटेल समझ में आ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है। तो यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं और नीचे कूट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा। पहला है संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, यानी संसद के द्वारा कोई अधिनियम ला के कोई विश्वविद्यालय स्थापित अगर किया गया है तो वो जो है डिग्री प्राप्त जो डिग्री होता है वो प्रदान कर सकता है किसी भी विद्यार्थी को। और इसके साथ साथ दूसरा जो है विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है वो भी जो है डिग्री प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ चौथा है विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था भी जो है डिग्री प्रदान करने में सक्षम होती हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इन सभी विकल्पों में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है। तो यहाँ पर ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ डिटेल है उसको भी समझ लेते हैं। अभी
जो कुछ भी मैंने बताया उसी को यहाँ पे मैंने एक पॉइंट में लिख दिया। जैसे मैंने बताया था कि संसद या राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा स्थापित जो भी विश्वविद्यालय होते हैं या जो मानद विश्वविद्यालय होते हैं वो डिग्री प्रदान करने में सक्षम होते हैं। मैंने जो स्टेटमेंट या जो कथन दिया गया था उसके संदर्भ में उस विकल्प में भी मैंने चर्चा किया और यहाँ पे मैंने पॉइंट में भी मेंशन कर दिया कि संसद या राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा जो भी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाते हैं या मानद विश्वविद्यालय होते हैं वो डिग्री प्रदान करने में सक्षम होते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2014 में अभी निर्धारित जाली संस्थाओं विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या इन चारों विकल्पों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2014 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2014 में अभी निर्धारित जाली संस्थानों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। ये आपको याद कर लीजिएगा। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और किसी प्राइवेट संस्था या किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसके बारे में इंक्वायरी और उसके बारे में जांच अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी फर्जी यूनिवर्सिटी और काफ़ी फर्जी कॉलेज चलाए जाते हैं। आपसे पैसे वसूल लिए जाएंगे, आपको फर्जी डिग्री दे दी जाती है। जब आपकी कहीं नौकरी लग जाती है और डिग्रियों की जाँच होती है तो वो डिग्रियाँ मान्य नहीं होती, क्योंकि वो कहीं से ऑथराइज नहीं होती हैं। तो आप जरूर से इसके बारे में जांच कर ले अगर उत्तर प्रदेश में आप पढ़ते हैं और प्राइवेट कॉलेज में कहीं एडमिशन लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने क्वेश्चन में काफ़ी कुछ डिटेल में आपको समझा दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने पॉइंट वार आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने बुधवार को देश के 24 स्वयंभू, ये वर्तमान डेटा मैं बता रहा हूँ, बुधवार को देश के 24 स्वयंभू और गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की एक सूची जारी की है और यूजीसी ने इन संस्थानों को फर्जी करार दिया है। आयोग की सूची के अनुसार इसमें सबसे ज़्यादा संस्थान उत्तर प्रदेश और उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में है। तो देखिए सबसे ज़्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी और कॉलेज कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में है 2014 के अनुसार। लेकिन ये डेटा मैंने 2020 के अकॉर्डिंग फाइंड किया है रिसर्च करके, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यानी उत्तर प्रदेश का नाम अभी हटा नहीं है, यहाँ पे अभी भी काफ़ी फर्जी यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज चलाए जाते हैं, इसलिए इसका नंबर पहले आता है। फिर दूसरे नंबर पे नई दिल्ली में भी काफ़ी फर्जी यूनिवर्सिटी और उसके साथ ही साथ डिग्री कॉलेज हैं। तो अगर यहाँ पर भी आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसके बारे में इंक्वायरी जरूर करें और उसकी ऑथराइजेशन के बारे में जांच जरूर कर लें, उसके बाद ही एडमिशन लें। तो आई होप कि क्वेश्चन से जुड़े ये डिटेल आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NUIPA। अब इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जो है इसका फुल फॉर्म भी हम जान लेते हैं कि NUEP जो होगा यहाँ पे NUEPA का जो फुल फॉर्म समझ लेते हैं, इसको न्यूपा बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हिंदी में होता है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय और इंग्लिश में होता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो है इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है और हिंदी दोनों में फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि जो है न्यूपा शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत ही नहीं दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है। देखिए इसमें मैंने बताया कि जो शैक्षिक योजना एवं प्रबंध के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध कार्य में संलग्न है, ये न्यूपा क्या है आपका यहाँ पे दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है। ऐसा नहीं कि भारत का ही, बल्कि दक्षिण एशिया का ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जो शैक्षणिक योजना एवं प्रबंध के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध के क्षेत्र में पूरी तरीके से संलग्न है। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा हिंदी इंग्लिश में, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो यहाँ पे कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम दिए गए हैं, एक से अधिक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हो सकते हैं और नीचे आप कूट के अकॉर्डिंग जो है अपना सही आंसर चुन सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा पहला, दूसरा और तीसरा। पौंडीचेरी विश्वविद्यालय, उसके साथ साथ विश्व भारती विश्वविद्यालय, तीसरा है HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय। ये तीनों जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं या केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो इसके बारे में कुछ डिटेल समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके मैंने सबके बारे में, जो भी विश्वविद्यालय मैंने ऊपर आपको बताए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, उसके बारे में मैंने डिटेल यहाँ पे दिए हैं। तो देखिए पौंडीचेरी विश्वविद्यालय को जो है 1985 में उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। यानी कि जो पौंडीचेरी विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। किसके द्वारा? उच्च शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संसद के एक अधिनियम द्वारा जो है इसको 1985 में स्थापित किया गया। दूसरा है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1921 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की थी। कब की थी? 1921 में। किसने की थी? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में। अब देखिए अगला जो हमारा है HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो देखिए इसकी स्थापना 15 जनवरी 2009 को संसद के एक अधिनियम अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियम 2009 के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि ये पहले स्टेट यूनिवर्सिटी थी, लेकिन इसको बाद में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था। कब किया गया था? 15 जनवरी 2009 को संसद के एक अधिनियम अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियम 2009 के द्वारा जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय में इसको परिवर्तित कर दिया गया था, जो कि पहले स्टेट यूनिवर्सिटी थी। आई होप कि इस क्वेश्चन से जुड़े जो भी डिटेल्स मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है? इन चारों विकल्पों में से बताना है। ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट जून 2014 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली विश्वविद्यालय ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है। अब मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा क्या है, तो इसको भी आइए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बता रखा है कि मेटा यूनिवर्सिटी या मेटा विश्वविद्यालय में प्रोग्राम, एक्टिविटीज और इंस्टीट्यूशन के तालमेल के जरिए स्टूडेंट को इंडस्ट्री व सोसाइटी की जरूरत के मुताबिक तैयार किया जाता है। तो अब देखिए ये मेटा यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? एक्टिविटीज और इंस्टीट्यूशंस के तालमेल के जरिए स्टूडेंट और इंडस्ट्री व सोसाइटी की जरूरत के मुताबिक जो है विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है। यानी कि इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है उसी से संबंधित कोर्स या उसी से संबंधित ट्रेनिंग उनको दी जाती है ताकि वो इंडस्ट्री में जाके काम कर सके। सोसाइटी में क्या रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार जो है इस प्रोग्राम के अंतर्गत विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ स्टूडेंट के पास एक डिग्री व कोर्स के उबाऊ दायरे से परे अपनी डिग्री को खुद डिजाइन करने की आज़ादी होती है। यानी कि मेटा विश्वविद्यालय के इस अवधारणा का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे विद्यार्थी तो जाते हैं और इंडस्ट्री और सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको ट्रेनिंग या उनको कोर्स दिए जाते हैं, लेकिन विद्यार्थी खुद से जो है अपनी क्रिएशन और डिजाइन के अनुसार कोई भी कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। हो सकता है उनको टेक्नोलॉजी भी पसंद है, आर्ट भी पसंद है, तो उन दोनों की वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनसे संबंधित नॉलेज ले सकते हैं और जो है इंडस्ट्री और सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एक ऐसा यहाँ पर पूरा तरीके से इकोसिस्टम बनाया गया है जहाँ पे विद्यार्थी स्वतंत्र तरीके से कुछ भी अध्ययन कर सकता है। लेकिन ये किसके अंतर्गत संभव हुआ है? मेटा यूनिवर्सिटी की अवधारणा के अंतर्गत, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन से जुड़े जो भी डिटेल्स मैंने आपको बताए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में सही है। आई होप कि आपको पता भी होगा। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में और कौन सा सही है आपको वही बताना है और नीचे कूट के अकॉर्डिंग अपना सही आंसर चुनना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम से होती है। सही बात है। अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन कराया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी के संदर्भ में, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि किसी भी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे ही नहीं बनाया जाता। इसको जो है यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा होती है। फिर दूसरा यहाँ पर है भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए विजिटर होते हैं। और इसके साथ ही साथ तीसरा है यहाँ पे कि राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति अथवा यहाँ के प्रबंधक भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रबंधक बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं।
यहाँ पे तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है इसको आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति अथवा प्रबंधक बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत भी कर सकते हैं। तो ये सभी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी या केंद्रीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने काफी कुछ ऊपर आपको बताया है। तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। इसको भी देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए ई कंटेंट बनाने का कार्य जो है किसे सौंपा गया है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। और ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट जून 2014 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन को जो है ई कंटेंट बनाने के लिए जो है कार्य सौंपा गया है। किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। स्नातक के पूर्व यानी स्नातक से पहले के जो भी कोर्स होते हैं उसके लिए ई कंटेंट बनाने का कार्य किसे सौंपा गया है? कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन को जो है ये कार्य सौंपा गया है। तो अब इसके बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर पॉइंट वार मैंने लिख के कुछ समझाने का प्रयास किया है। तो इसमें मैंने बताया कि शैक्षिक संचार के लिए संघ CIC भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित अंतर विश्वविद्यालय केंद्रों में से एक है और 1991 में इसको स्थापित किया गया था। उभरती सूचना संचार प्रौद्योगिकी के उचित उपयोग के साथ टेलीविजन जैसे शक्तिशाली मीडिया के माध्यम से उच्च शिक्षा की जरूरतों को पूरा करना। यहाँ पे यानी कि पूरी तरीके से जो ई कंटेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्नातक स्तर से नीचे के लिए ई कंटेंट तैयार करने का काम कौन करती है, तो इसका काम कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन करती है और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। ये भी आप याद कर लीजिएगा। आई होप कि क्वेश्चन से जुड़े डिटेल आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहां आरंभ किया गया था। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। और ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका आंसर मैं आप सभी जवाब जब दे देंगे तो कमेंट बॉक्स में मैं आप सभी को आंसर बता दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास जरूर करिएगा कि भारत में प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहां आरंभ किया गया था, इसके साथ ही साथ कब किया गया था, उसकी डेट को भी मेंशन करिएगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आप सभी को डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि कंटेंट क्लियर हो, अच्छा हो, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। इसके बाद भी कोई त्रुटि हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए मैं अपने तरफ से पूरी तरीके से अच्छे से प्रयास करता हूँ। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ बेल आइकन का एक बटन होता है सब्सक्राइब के बगल में, उसको आप दबा सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी इस चैनल पे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, इन्फॉर्मेशन, न्यूज, अगर न्यूज की वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी और आप वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय